दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिएगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ऑप्शन नंबर 1, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हर महीने रेंट लेना। ऑप्शन नंबर 2, शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना लंबे समय के लिए। 2 सेकंड वीडियो को रोक करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। हमने इसके ऊपर वोटिंग कराई थी कुछ समय पहले, उसके रिजल्ट भी आपको रखने वाले हैं। 10,000 लोगों ने वोट कराया उसके ऊपर। देखिए वोटिंग रिजल्ट आपके सामने, अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, 75% लोग ये कहते हैं कि शेयर बाजार में पैसा लगाना ज्यादा बढ़िया है। प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट लगाने वालों की जो तादाद है वो 25% है। यानी 4 में से 1 कहते हैं कि प्रॉपर्टी, 4 में से 3 ये कहते हैं शेयर बाजार। तो क्या हम दोनों को मर्ज करके क्या हम कोई बेहतर तरीका निकाल सकते हैं? जो लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करके एफडी में पैसा लगा के हर महीने अपने घर का खर्चा चलाने की सोच रहे हैं, क्या उससे बेहतर हो सकता है कि हम प्रॉपर्टी में लगाए या शेयर बाजार में लगाए? और दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि आपको अपना घर चलाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। हर महीने आपके पास आपके घर के खर्चे का पैसा आपके पास आ जाता है। आपको उसके लिए कोई सर्विस, कोई भी काम नहीं करना पड़ता। चलिए शुरुआत करते हैं और आज से ही जर्नी शुरू करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर बेनिफिट देगी। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कुछ चीजें। सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है आपका मंथली एक्सपेंस क्या है। अगर आपने अपना मंथली एक्सपेंस जान लिया है, उसके बाद आपको यह जानने की जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है स्टॉक मार्केट में। उसके बाद आपको यह भी जानने की जरूरत है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है प्रॉपर्टी के अंदर। ये 3 स्टेप से आपका काम बन जाएगा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की जो राह है उस पर आप चल पड़ेंगे। और धीरे धीरे जब आप चलेंगे तो ये राह आपको बहुत ही नजदीक आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसका अपना ही नशा और अपना ही मजा होता है। जब आप किसी जुनून के साथ किसी काम को करने जाते हैं तो उसको जल्द से जल्द पूरा करने की जो चाहत होती है ना, वो होनी चाहिए हमारे अंदर। और वो जब अचीव होती है उसकी जो खुशी मिलती है वो बहुत ही जबरदस्त एहसास होता है दोस्तों, यकीन मानिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपका मंथली एक्सपेंस क्या है। फटाफट फटाफट सोचो और बताओ कि महीने में भैया कितने रुपए में आपका खर्चा चल जाता है। अब ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर मतभेद हो सकता है। अगर आप दिल्ली जैसे, बंबई जैसे, कोलकाता, बेंगलोर जैसी बड़ी सिटीज में रहते हैं, महंगी सिटीज में रहते हैं, प्राइम लोकेशन में रहते हैं, तो ऐसी लोकेशन पे आपको लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख भी कम पड़ सकते हैं। अगर आप किसी गांव के आसपास रहते हैं या गांव में ही रहते हैं तो वहां पर कुछ लोग 5 या 10 हजार रुपये महीने में भी खर्चा चला लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे रहते हैं, आपका मंथली एक्सपेंस क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ कि आपके महीने का खर्च 20K में चल जाता है, क्योंकि एक बार हमने वोटिंग कराई थी, 15-20 हजार पे बहुत लोगों के मत थे, इसलिए हम 20 हजार को कंसीडर कर रहे हैं। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आपका खर्चा अगर 1.5 लाख रुपए का चलता है तो आपकी कैलकुलेशन उसी हिसाब से की जा सकती है इस वीडियो के अंदर। फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिए 20 हजार रुपए को कंसीडर कर रहे हैं कि महीने का खर्चा 20 हजार रुपए में चलता है। अब यहां पर हमें यह जानना है कि 20 हजार रुपये हमें पता लग गया कि हमारा चलता है। अब 20 हजार रुपये हर महीना मिलेगा कैसे? ये 20 हजार रुपये बिना काम करे मिलेगा कैसे? इसका दोस्तों हम सोल्यूशन निकालेंगे प्रॉपर्टी के रेंट से। यानी प्रॉपर्टी का रेंट अगर हमें हर महीने 20 हजार रुपये मिल जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा इसका फायदा यह है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, भाई मान लेते हैं कि 10 साल बाद, आज तो चलो 20 हजार रुपये ले रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद खर्चे बढ़ गए, अब ये 20 हजार रुपये की जगह में 40 हजार रुपये महीने में चाहिए होंगे। तो इसका बेनिफिट ये है कि किराया भी उतना ही बढ़ चुका होगा। तो अगर 20 हजार रुपये अगर आप आज रेंट ले रहे हैं तो आज से 10 साल बाद आप वही रेंट 40 हजार या उससे ज्यादा लेंगे, क्योंकि रेंट का इन्फ्लेशन 10% है। इंडिया में महंगाई का इन्फ्लेशन या दर 6% साल का है। तो महंगाई 5-6% जहां साल से बढ़ती है, वहां पर रेंट जो है वो 8 से 10% साल से बढ़ता है। जो आपका एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है, उसमें भी कई एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि अगले साल आपका जो रेंट है वो 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको पता है भली बाती, तो आपको इन्फ्लेशन की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये ध्यान देना है कि 20 हजार रुपये रेंट से मिलेंगे कैसे, और उसको इकट्ठा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा कैसे जुड़ेगा, वो भी इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का। ये जो स्लाइड आएगी ना, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जो ताकत है वीडियो की वो इसी के अंदर टिकी हुई है। चलिए अगली जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, प्रॉपर्टी रिसर्च। देखिए प्रॉपर्टी रिसर्च आपको करनी है। 20 हजार रुपये का रेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख ली जिसके ऊपर 20 हजार रुपये रेंट मिल रहा हो और उसके लिए आपने अपने पूरे पैसे पे कर दिए। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मैं रहता हूँ दोस्तों दिल्ली में, काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ।
और यहाँ पर प्राइम लोकेशन के अंदर बहुत सारे एरिया है, लेकिन कुछ एरिया जो रोहिणी के जो सेक्टर्स है, रोहिणी के सेक्टर्स, देखिए रोहिणी के सेक्टर्स मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। जो रोहिणी के दोस्तों सेक्टर्स है वो महंगे माने जाते हैं यहाँ पर, और महंगे माने नहीं जाते, महंगे होते ही है। आप देख लीजिए बहुत सारे रोहिणी के जो सेक्टर्स हैं वो नॉर्मल कॉलोनीज के मुकाबले, जो नियर बाय कॉलोनीज होगी उसके मुकाबले वहाँ पर जो प्रॉपर्टी का पैसा देना पड़ेगा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। हाल ही में मैं कुछ प्रॉपर्टी सर्च कर रहा था और मैंने जो फ्लैट कंसिडर करे कि अगर 20,000 रुपये मुझे महीने का किराया चाहिए तो कितने रुपए के फ्लैट से वो 20,000 रुपये का रेंट मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर पाया कि 50,000 से लेकर 50 लाख, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 50 से लेकर 60 लाख वाला जो फ्लैट है उसको लेने के बाद मुझे 15,000 से लेकर 20,000 रुपये का रेंट मिल सकता है, राइट। यानी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ इस 50,000 रुपये और 50 लाख से लेकर 60 लाख वाले फ्लोर को लेकर के मुझे 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक क्या मिल सकता है, रेंट मिल सकता है। तो क्या मैं रोहिणी के अंदर ये फ्लैट लेकर के आज से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, या मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकता हूं जो इससे कम काम में हो जाए। मैंने एक दूसरा तरीका ढूंढा, जहां पर ये प्रॉपर्टी थी उसके आसपास कुछ कॉलोनियाज बनी हुई थी। मैंने कंसीडर करा कि भाई रोड के इस पार तो कोई दूसरी कॉलोनी है और रोड के इस पार रोहिणी है, तो क्या ज्यादा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्यों ना रोड के इस पार की जगह रोड के दूसरी पार की जो कॉलोनी है वहां पर रेट का पता लगा लिया जाए। तो वहां जो आंकड़े हैं कुछ इस तरीके से आए, जरा देखिए ध्यान दीजिएगा। वहां जो आंकड़े आए कुछ इस तरीके से आए कि मैंने कॉलोनीज के अंदर जो रोहिणी के आसपास थी और रोड के इसी पार थी, कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं था। जब मैंने वहाँ कंसीडर करा तो यहाँ पर जो ये फ्लोर मिल रहे थे मुझे, वहाँ पर फ्लोर की जगह मुझे प्लॉट मिल रहे थे लगभग 15 से लेकर 20 लाख के आसपास। बात समझ रहे हैं, 15 से 20 लाख में मुझे वहाँ पर 50 स्क्वायर यार्ड का, 50 स्क्वायर यार्ड जो हम गज कहते हैं, यहाँ पर 50 स्क्वायर यार्ड होता है गज, यानी 50 स्क्वायर यार्ड का हमें 15 से 20 लाख का क्या मिल रहा था, प्लॉट मिल रहा था। जब हमें 15 से 20 लाख का प्लॉट मिल रहा था तो उसके एक फ्लोर के अंदर हमें किराया मिलता है 5,000 रुपये, जो मैंने वहाँ पर रेंट की कंडीशन, जो सिचुएशन थी जो मैंने वहाँ कंसिडर करी। यानी मुझे एक लैंड मिला, मान लेते हैं लैंड है जो मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ करा है, मान लेते हैं लैंड है और इस लैंड की कीमत है 20 लाख, राइट। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस लैंड के ऊपर मैं 4 फ्लोर बना सकता हूँ और एक फ्लोर को बनाने की जो कीमत आएगी वो आएगी 5 लाख 5L। दूसरे फ्लोर को बनाने की कीमत आएगी लगभग 5L, फिर तीसरे फ्लोर को बनाने की कीमत आएगी 5L और फिर चौथे फ्लोर को बनाने की कीमत जो आएगी वो 5L आएगी। यानी यहाँ 5 लाख यानी टोटल 20 और नीचे 20, यानी 40 लाख रुपए में 40 लाख टोटल में मेरी एक प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है जिसमें मुझे हर फ्लोर का 5 के यानी 5,000 रुपये महीने का रेंट मिल सकता है, यानी लगभग हो गए 20,000 रुपये रेंट। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या मिला कि या तो मैं 40 लाख रुपए का लैंड लेकर 20 लाख का लैंड लेकर 20 लाख ऊपर इसमें कंस्ट्रक्शन करके 20,000 रुपये का रेंट हर महीने ले लूँ, या मैं 50 से 60 लाख रुपए लगा करके एक रोहिणी के अंदर एक सिर्फ एक फ्लैट लूँ, एक फ्लोर लूँ और उसमें 15-20 हज़ार रुपये मैं रेंट लूँ। तो कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है? तो मेरे लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन मेरा सस्ते में हो गया रोहिणी के फ्लैट के मुकाबले। दूसरा, यहाँ पर मेरी जो प्रॉपर्टी है वो लैंड के साथ है। देखिए जैसे जैसे समय बीतता जाता है लैंड जो प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, वो पुराना होता चले जाता है, लेकिन लैंड वैसे का वैसा ही रहता है। जमीन वैसी की वैसी रहती है, ना तो सड़ती है ना गलती है, कुछ भी नहीं होता। लैंड तो वहीं की वहीं वैसी की वैसी रहती है और लैंड की कीमत के जो इंक्रीमेंट है, जो एप्रिसिएशन है, वो बहुत ज़्यादा होता है अगर पर्टिकुलर फ्लोर की बात की जाए। फ्लोर तो धीरे धीरे पुराना होता रहेगा, लेकिन लैंड को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। सिर्फ उसके ऊपर बनी वाली जो बिल्डिंग्स है, जो आपने 5-5 लाख के 4 फ्लोर बना दिए, फ्लैट बना दिए, सिर्फ वो पुराने होंगे। आपका 20 लाख की जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो वहीं की वहीं रहेगा। प्लस प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर हमें ये सस्ते में भी पड़ रहा है। तो इसको दोस्तों हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी रिसर्च। आप अपने एरिया को, अपने आसपास के इलाकों को अच्छे से जानते हैं, आप ये रिसर्च अपने आसपास के एरिया में कर सकते हैं कि आप वहाँ पर 2-3 ऑप्शन देखिए, किराया क्या चल रहा है, प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, कितना वहाँ रेंट मिल जाता है और कितना रेंट पाने के लिए कितने रुपए की आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, उतने रुपए की प्रॉपर्टी का आपको क्या करना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल ओवर जो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब सिंपल सी बात यह है
कि क्या हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए 35 से 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जो अभी हमने बात करी 40 लाख रुपए में हमें लैंड और 4 हमें वो मिल रहे थे, तो क्या उससे बात बन जाएगी? क्या हमारा गोल अमाउंट 40 लाख रुपए इकट्ठा करना है? क्या 40 लाख रुपए को इकट्ठा करके हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? तो गोल अमाउंट क्या हम ये रखें, 40 लाख रखें? आप मुझे बताएं, 2 सेकंड सोचो और बताएं। बिल्कुल नहीं। देखिए 40 लाख रुपए हमारे पास आज नहीं है, हमने तो आज से प्लानिंग शुरू करी है। जब तक हम 40 लाख रुपए या 35 लाख रुपए इकट्ठा करना शुरू करें मतलब होगा, तब तक कुछ साल निकल चुके होंगे, और वो कुछ साल निकलने के बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी और महंगी हो चुकी होगी। मान लेते हैं आपको ये 40 लाख रुपए इकट्ठे करते करते 20 साल से लेकर 25 साल लग गए। भगवान करे आपका ये काम 5 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 20 से 25 साल लग गया आपको ये काम करने में, ये पैसा इकट्ठा करने में। तो क्या 20 साल बाद वही प्रॉपर्टी 40 लाख की रहेगी? नहीं, हो सकता है वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो जाए, 1 CR की हो जाए। तो इसलिए हमने इसको 2 या 3 गुना कर लिया, 2.5 गुना हमने कर लिया है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा गोल 40 लाख तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसको इकट्ठा करने में पैसा लगेगा, प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे। तो जब तक ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तब तक हमें 20 साल का टाइम मिल जाएगा। इस 20 या 25 साल के अंदर हम इसको पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं और 1 करोड़ रुपए की वही प्रॉपर्टी लैंड लेकर के फ्लोर बना करके हम किराए पे दे सकते हैं। अब आपके दिल में सवाल होगा, आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या 20,000 रुपये का किराया 20-25 साल बाद चलेगा? तो मैंने अभी आपको कहा था जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्या है, रेंट जो है बढ़ता चले जाता है। तो क्या 20 साल बाद जो प्रॉपर्टी 40 लाख की थी वो 1 करोड़ की हो गई, तो क्या उसके ऊपर 20,000 ही रेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो रेंट भी आपका लगभग 80,000 के आसपास हो चुका होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि रेंट भी उसी रफ्तार से बढ़ेगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई 20,000 से खर्चा कैसे चलेगा 20 साल बाद, क्योंकि रेंट भी उतना ही गुना बढ़ चुका होगा। जिनको यकीन नहीं है, आज जो रेंट है आपके एरिया में 20 साल पहले कितना रेंट था उसकी रिसर्च करेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। 20 साल पहले उसका रेंट बहुत कम हुआ होगा और प्रॉपर्टी की कीमत भी बहुत कम होगी। तो यही दोस्तों हमें कंसीडर करना था कि आपका गोल अमाउंट क्या है। अब ये गोल अमाउंट आपके एरिया, आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपके यहाँ पर किराया क्या चल रहा है, आप किस प्रॉपर्टी में कंफर्टेबल है, उसके हिसाब से आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये 40 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की भी हो सकती है, ये 1.5 करोड़ की भी हो सकती है। तो ये भी एक मतभेद है। ये भी जो आपका गोल है वो 5 साल आगे पीछे भी हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट आप ये 20 साल 25 साल लेके भी नहीं चल सकते, 5-7 साल आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है ये जल्दी भी आपका अचीव हो जाए। जब भी आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाए कि आप अपने एरिया में इस तरीके की लैंड खरीद के फ्लोर बनाकर और आपका मंथली एक्सपेंस निकाल सकते हैं, तो उसी टाइम आप ये काम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ इसी वीडियो में बताएंगे, बने रहिएगा। दोस्तों मैं एक कैलकुलेटर में आ गया हूँ। कैलकुलेटर है गोल SIP कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर के अंदर हमने अमाउंट डाल दिया 1 करोड़। अब ये 1.5 करोड़ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको फिलहाल मैं एग्जाम्पल इसी के हिसाब से दिखा रहा हूँ। 1 करोड़ रुपये, अगर आप 1 करोड़ रुपए का एक गोल अमाउंट लेकर के चलते हैं अपनी एक प्रॉपर्टी लैंड खरीदने के लिए जो आपको किराए पे देनी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 करोड़ रुपए हमने गोल अमाउंट डाला और 15% हमने कंसीडर करा है स्टॉक मार्केट का रिटर्न। अभी कैसे मिलेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये भी बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो में। देखिए 15% हमने कंसीडर करा है, क्यों करा है, क्योंकि 30-35 सालों से जो हमारा सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, उसका रिटर्न इतना लगभग मिल जाता है, तो उसके हिसाब से हमने इसको कंसीडर करा है। अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब हमने ड्यूरेशन लगाई यहाँ पर 20 साल। मान लेते हैं हमें 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है 20 साल में, तो यहाँ पर आपको एक SIP अमाउंट आ गया है, इस पर आपको नजर डालनी है। ये SIP अमाउंट है लगभग राउंड फिगर में 6,700 रुपये, यानी 6,700 रुपये अगर आप हर महीने आज से जमा करना शुरू करते हैं तो 20 साल के अंदर आपका ये 1 CR का अमाउंट क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोग कहेंगे, या हो सकता है कुछ लोग इतना पैसा मंथली ना इन्वेस्ट कर पाए, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है। उनके लिए सोल्यूशन ये है कि उनका जो गोल है वो 5 साल आगे चले जाएगा। मान लेते हैं अब उन्होंने 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करने की वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 25 साल बाद मेरा अगर गोल पूरा हो जाता है तो भी ठीक है, तो यही पैसा उनका आधा हो जाता है। यानी अगर वो 3,000 रुपये हर महीना शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करे, 25 सालों तक करे, जिसमें 15% का हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो पैसा है वो 1 करोड़ रुपए बन जाता है। तो उनका गोल 5 साल आगे चला गया। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं भाई मैं 3,000 भी नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, इस गोल को 30 साल आगे लेके जा सकते हैं। जब आप उसको 30 साल आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बन जाता है लगभग
1400-1500 के आसपास, यानी 1400-1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो इससे बात बन जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि 5-10 साल आगे बढ़ गए, 5-10 साल आगे बढ़ गए तो प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ा लो। हम 1 करोड़ की जगह हम इसको क्या करते हैं, 1 करोड़ 30 लाख कर देते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि 1 करोड़ 30 लाख से देखते हैं क्या बात बन सकती है, कितना पैसा डालना पड़ेगा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया कि अगर 1 करोड़ 30 लाख अगर अब आपका गोल अमाउंट बन चुका है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 1800 के आसपास डाल सकते हैं। तो ये 20, 30, 25 साल वाले जो गोल है ये आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। देखिए अगर आप 25 साल के आज और 25 साल से आज आपने ये प्लानिंग स्टार्ट करी तो आसानी से आप 50 से साल से लेकर 55 साल के अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे 50 साल 55 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर करेंगे क्या, तो दोस्तों यकीन मानिए उसी टाइम में ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। देखिए इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, आप अपने घर से एग्जाम्पल ले। मान लेते हैं आपके फादर आप 50 साल 55 साल के हैं, राइट। उनको बोलो कि मैं पापा आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ आज, तो उनके वो दुखी होंगे या खुश होंगे, आप खुद बोले, खुद समझे भाई। आप ये सोचिए कि वो क्या करेंगे 50-55 साल के 1 करोड़ का, लेकिन उनके मन में एक अलग रिलैक्स और अलग खुशी होगी, राइट। तो यही खुशी आपको भी मिलेगी जब आप 50-55 साल के होंगे, आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा आता है, तो यह खुशी आपके चेहरे पे भी होनी चाहिए। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या करेंगे 50-55 साल में, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो उसी समय ही हमें एक ऐसे पैसे की ज़रूरत होती है कि उसके लिए हमें काम ना करना पड़े और हर महीने वो पैसा आ जाए। हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, हम अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें, हमें पैसे कमाने की टेंशन नहीं होनी चाहिए उस उम्र के अंदर। तो वो उम्र सबसे अच्छी है आराम से बैठकर खाने के लिए, 50-55 साल के अंदर, 60 साल के अंदर। तो ये गोल आराम से पूरे किए जा सकते हैं अगर आप 25 से 30 साल का गोल लेकर के चलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी का रेट 2 करोड़ भी हो सकता है, तो 2 करोड़ भी अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर 30 साल बाद उस प्रॉपर्टी का रेट 2 करोड़ हो जाता है, मैं यहाँ पर 2 करोड़ कंसिडर कर लेता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर भी अगर आप 2800-2900 रुपये लगाएंगे तब भी 2 करोड़ का गोल आप 30 साल में अचीव कर सकते हैं। तो इतना ज़बरदस्त पैसा बनता है जब हम लंबे समय के लिए शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाते हैं। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और ज़रा ये समझते हैं कि ये पैसा लगाना कहाँ है। देखिए सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताऊंगा पैसा लगाने की, जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50। आपने न्यूज़ में भी कई बार सुना होगा कि निफ्टी आज इतना गिरा, निफ्टी आज उतना गिरा, इतना परसेंट ऊपर, इतना परसेंट नीचे। तो निफ्टी 50 क्या है? देखिए निफ्टी 50 सिंपल सी बात ये है, आगे लगा हुआ 50 का मतलब ये होता है कि हमारे देश के सबसे बड़े जो 50 कंपनियों के स्टॉक है वो इसके अंदर आ जाते हैं। अगर किसी कंपनी की हालत खराब हो जाती है तो निफ्टी 50 उसको अपने आप बाहर कर देता है, उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी आ जाती है। तो निफ्टी 50 हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये 20 सालों का चार्ट आपके सामने दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है कि 1919 मान लेते 2000 में, सन 2000 के अंदर ये था लगभग 900 रुपये के आसपास और आज है 14,500 के आसपास, अभी 15,500 भी था कुछ टाइम पहले। तो इस रफ्तार से ये बढ़ा है। 20 सालों का रिटर्न आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त गया है। तो इसी तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। इतना रिटर्न देखिए, अब इसमें कोई शेयर आपको नहीं चुनना है, कोई कंपनी नहीं चुननी है, कोई एनालिसिस नहीं करनी है। 50 कंपनियां जो सबसे बड़ी है उसके अंदर पैसा लगा लीजिए। अब एक सवाल उठता है कि निफ्टी 50 को खरीदे कैसे, फ्यूचर के अंदर, ऑप्शंस के अंदर। ये कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा फ्यूचर और ऑप्शंस क्या होते हैं। तो अगर इसको आपको खरीदना है तो आप क्या खरीद सकते हैं, निफ्टी 20। देखिए निफ्टी 20 के अंदर अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो सीधा समझिए एक शेयर है जो निफ्टी 50 की तरह काम करता है। जितना निफ्टी 50 बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। देखिए इसका चार्ट भी वैसा ही दिख रहा है जैसा अभी निफ्टी 50 का दिख रहा था। तो इसको खरीद कर छोड़ दीजिए, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। जब खरीदना है खरीदिए और जब बेचना है बेचिए। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब आपको बेचना है बेचिए। हर महीने इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। ये बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह चलेगा। जितना निफ्टी 50 ऊपर जाएगा उतना ये, जितना वो नीचे जाएगा उतना ये नीचे जाएगा। सिंपल सी बात ये है। इसके बारे में अगर और अच्छे से डीपली जानना है तो आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रहा हूँ निफ्टी ETF के ऊपर, और इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कैसे इसको खरीदना होता है। प्रैक्टिकली हमने बताया कैसे बाय करें, कैसे सेल करें, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसको खरीदने के लिए क्या कोई अकाउंट चाहिए होता है? तो बिल्कुल इसको खरीदने के लिए एक डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसके अंदर अकाउंट खुलवा लीजिए। ये अपस्टॉक्स है और बहुत बढ़िया ब्रोकर है। अगर आप देखें तो IPL में भी स्पॉन्सरशिप इनकी जा रही है अपस्टॉक्स की, तो बहुत ही ट्रस्टेड है। IPL के अंदर आ गया तो देखिए आप कितना ट्रस्टेड है। ऑफिशियल पार्टनर बन गए IPL के, तो बहुत ट्रस्टेड है। यहाँ पर फ्री में काम हो जाएगा आपका।
आपको जो डिलीवरी मतलब जो आप खरीद के इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर कोई अलग से चार्ज ब्रोकरेज भी नहीं देना होता है इनको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। और इसके अंदर आप अकाउंट खुलवाकर सारा जो प्रोसेसिंग है ऑनलाइन कर सकते हैं, एक दिन में अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आप निफ्टी 20 को खरीद सकते हैं। निफ्टी 20 को प्रैक्टिकली कैसे खरीदना है उसका मैंने आई बटन पे एक वीडियो दी है। बहुत सारे ETF होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, निफ्टी 50 की तरह ही काम करेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देख करके। तो ऑल ओवर आप हर महीने पैसा लगा करके अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसके ऊपर फ्लोर बना सकते हैं, 4 फ्लोर बना सकते हैं, और वो 4 फ्लोर आप रेंट पे दे करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये FD से ज़्यादा बेनिफिशियल है। रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर रेंट आपका हर साल बढ़ता रहता है, तो उसका आपको फ़र्क पड़ता है, आपको महंगाई से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा, आपकी लैंड की कॉस्ट, आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो वो भी अप्रिशिएट होती है। तो दोनों तरीके से आपकी पांचों उंगलियां घी में रहती है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, ये आपके ज़रूर काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अप्रिशिएट जरूर करिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।